किसानवाणी कार्यक्रम के इस अंक के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से हमारा उद्देश्य कि हम अपने किसान साथियों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत कर सकें, अपने किसान साथियों तक वो सब जानकारी पहुंचा सके जो जरूरी है। आपने पता है उनके बारे में, लेकिन एक बार फिर हम दोहराना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा आपकी याद रहे कि मैंने किस फसल के लिए, किस डंगर वास्ते क्या करना है। तो इसमें हम रोज जो नए नए विषय लेकर आए, तो आज का जो हमारे विषय रहेगा वो हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। एक हम चर्चा करेंगे कि मोटे अनाज का स्वास्थ्य खातिर महत्व, और एक विषय रहेगा फसल अवशेष जाने के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, उनका प्रबंधन हम कैसे करें। तो सब चर्चा रहेगी। और आपने ये भी पता है कि जो किसानवाणी कार्यक्रम है इसमें हम एक प्रश्न आप तक पूछें और आपने उसका जवाब भी देना है। प्रश्न पूछेंगे थोड़े से विराम के बाद, और उस प्रश्न का जवाब आपने जरूर देना है। और जो नंबर है हमारा वो रहेगा 94 660 21 और आपने कापी पेन तो ले रखा होगा, लेकिन फिर भी आपने थोड़ी सी देर में बताएंगे वो प्रश्न, और उस प्रश्न का जवाब आपने 6:50 तक देना होगा। भारत का किसान अब जाग गया है, सिद्ध करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर, बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं, अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके
बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आय बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। अब आपने बता दें जो प्रश्न हमने आपसे पूछना है और जिसका जवाब आपने एक फोन नंबर है 94 660 21 336 पे देना है और ये जवाब आपने 6:50 देना है। और प्रश्न है बर्मी कंपोस्ट किस खाद ने क्या है? एक बार फिर था, बर्मी कंपोस्ट किस खाद ने कहा है, ये आपने जो जवाब देना है और जवाब आपने केवल और केवल मैसेज के द्वारा देना है, SMS के द्वारा देना है। और ये जब खेतीबाड़ी की बात है तो उसमें मौसम का बहुत बड़ा योगदान है, तो सुनना के मौसम गया और के रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 80 और 38% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 7 मई तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी होने, बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों,
6 मई को कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 6 मई को गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में सिंचाई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। अरे दादा, आपने जो कल का हमारा कार्यक्रम है उसमें क्या विषय रहेगा? तो एक तो विषय रहेगा उसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना, दूसरा रहेगा हरी खाद के लिए ढांचे की बिजाई और जैविक व प्राकृतिक कृषि का महत्व। ये विषय हम अपने कल के कार्यक्रम में लेकर आएंगे। और ये बात है कि आप हम बताते हैं कि जो वर्ष 2023 है इसने मोटे अनाज के रूप में मना रहे हैं। और मोटे अनाज बार बार हम बता रहे हैं कि चाहे वो ज्वार है, मक्का है, रागी है और सबसे बड़ा बाजरा है। तो 2023 वर्ष मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और क्योंकि इसके मानने पर सहमति भी यूएनओ से मिली है, तो क्यों है मोटे अनाज, क्या है मोटे अनाज? बार बार मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। तो हम बात करते थे कि बाजरा है, मक्का, ज्वार है, रागी है, ये सारे के सारे जो है मोटे अनाज की श्रेणी में है। कहीं समा, कुटकी ये भी है, कोदो ये भी मोटे अनाज के रूप में है। इनमें खास बात क्या है कि इनमें खास बात यही है कि इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। गुना की खान है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इनमें रेशा बहुत मात्रा में पाया जावे और इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही जो है तत्व है इसमें। और पाचन खातिर वरदान के रूप में काम कर। जो घुलनशील रेशा है पेट में कुदरती तौर पर जितने भी मौजूद बैक्टीरिया हैं उनका सहयोग करेगा और पाचन शक्ति में बेहतर करेगा। और जो अघुलनशील रेशे हैं वो पाचन तंत्र का मल न इकट्ठा करके आसानी से उसमें बाहर निकालने में सहायता करेगा। यानी हर तरह का इसका महत्व है। रही गुण की बात तो इसमें क्लोरीज, प्रोटीन की अनियमित मात्रा है। कुपोषण से लड़ने में क्षमता है इसमें। कुपोषण जो इसने खाना है उसमें कुपोषण खत्म हो जाए। ये कह लो कि इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन जितने भी ये आवश्यक तत्व हैं ये सारे के सारे हैं और मानस में उन तत्वों की जो कमी हो उन्हें पूरा करे। तो ये मान लो कि मोटा अनाज जो है तत्वों का जो है विटामिन का भरपूर भंडार है। तो इसका मैंने प्रयोग करना चाहिए, उगाना भी चाहिए। खाने की बात है, मेरे को साथियों ने इनकी खाने की आते हैं तो सहज इसके आग डाल लो। पर थोड़ा सा माने आप आटा गूंद रहे हैं तो उसमें पर थोड़ा सा आटा गूंद लो, यानी 2 मुट्ठी ले लो। फिर उसका चौथा हिस्सा ले लो, फिर सहज करके जाडे उसमें आधा कर लो। जब आपने आधा मोटा अनाज और आधा गेहूं का आटा खाने की आदत पड़ जाए तो फिर सहज चौथाई हिस्सा निकले 3/4 हिस्सा उसमें जो है फिर ले लो। और जब आपने इतना खाने की पचाने की आदत पड़ जाएगी तो आपने चाहिए फिर जो है पूरी की पूरी, जिस तरह मोटे अनाज की, जिस तरह मक्की की रोटी खा लो डाडा में, या खिचड़ी बन जाए बाजरे की, खीर बन जाए बाजरे की, बिस्कुट बन जाए बाजरे के, सांदा बन जाए बाजरे का, तो सहज आपने सारे के सारे प्रयोग कर लिए। और इसने बाजरे की बात करा तो बाजरा, ज्वार आदि जो है इनमें लोह तत्व बहुत भारी मात्रा में है। यह खून की कमी दूर करने में बहुत सहायक है। हड्डियों में अच्छी तरह कैल्शियम देवा है, खून खतरे फॉलिक एसिड और जो कई उत्तम तत्व है वो प्रदान करें। तो इस तरह अगर आप देखो कैल्शियम की पूरी मात्रा इसमें है। तो इस अनाज में जो आप खाओगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत सी बीमारियां जो है शुगर, जिसे हम मधुमेह वगैरह बीमारी कहते हैं, उन तक आम छुटकारा मिलेगा। यानी शरीर एकदम से स्वस्थ और निरोग होगा। तो इस वास्ते कहें कि अपने जीवन में मोटे अनाज न अपनाओ, स्वस्थ बनो। और ये बात में सुनावांगे एक राग में। आंसू टपका के
चढ़ा कैसे होगा, रे मात पिता के मरे बाद आंसू टपका कैसे रखे सदा अंधेरे में इब दीप जलाने ठीक नहीं, कदे वक्त पे रोटी नाती इब पिंड भराने अरे ठीक नहीं, सदा दोष कटे जिनके इब पिंड भराने ठीक नहीं, रहे तरसते लत्ते कपड़े बिन, रहे तरसते लत्ते कपड़े बिन, दीप चाल चढ़ा कैसे होगा, जिससे जीतने कोई करके फूल चढ़ा कैसे होगा। सदा दोषी कढ़े जिनके फिरे पछेते गुड़ गावे से, वो जिंदगी दुखा में अरे काट गए, मंदिर में पत्थरे लावे से, कड़वे प्योरी देखनिए लोगों या बुत पे ध्यान लगावे से, अरे काम बिचारे पगड़ी उछालते पगड़ी की रस्म निभावे से, काम बिचारे पगड़ी उछालते पगड़ी की रस्म निभावे से, मैं मिठे बोले कदे ना बोले, रे मिठे बोले कदे ना बोले, इब सराद कढ़ा कैसे होगा, इतने जीतने कोई कंटे फूल चढ़ा कैसे होगा। मरे पछे बड़ाई करते बेटे पोते देख लिए, रे कर कर याद लाड बचपन की छुप छुप बच्चे तीरथ में पिपरा खतर मारते गोते देख लिए, फिर लगी हुई फोटो शीशे में फिर मलमल धोते देख लिए, हमें मिठे बोले कदे ना बोले, फिर मिठे बोले कदे ना बोले, इस सराद कढ़ा कैसे होगा, जीतने कोई कंटे इब फूल चढ़ा कैसे होगा।
करना रया जगत में आखिर सबकी बारी है ज्ञानी राम इशारा काफी ज्ञानी राम इशारा काफी अरे बोल बता है कि अभी आप बता दें कि एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि एक बर्मी कंपोस्ट किस खाद्यान्न के हैं, तो इसके बारे में जो जवाब हमारे पास आए हैं, एक तो है गांव हिंड छपरी नगर से सतपाल पंजेटा का, एक है गिल कॉलोनी कुरुक्षेत्र से अनिल कुमार का, गांव सासा कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार का, और तीनों का जवाब एकदम सही है कि बर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद को कहते हैं। तीनों साथियों को बहुत बहुत बधाई, इनका प्रश्न एकदम सही है। साथियों, हर रोज कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा और उसका आप जवाब दो, तो जिससे लगा कि आपने भी हर कार्यक्रम में आप सक्रिय रूप से भागीदार हैं। एक थोड़ी चर्चा कर लें कि जो एक फोन ऐसा है जिसके माध्यम से संपर्क नंबर, जिसके माध्यम से आप कभी भी अपनी समस्या का समाधान ले सके, और वह किसान कॉल सेंटर, और नंबर है 15511551, यानी इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकें और जो समस्या है आपकी उसका समाधान आपने उसके माध्यम से मिल जाएगा। ये बात करना कि जो फसल अवशेष है उसके जलाने के दुष्प्रभाव के बाद कि सब तरह का उसकी बात करें कि माटी में होने वाली कौन कौन सी हानियां हैं जो फसल अवशेष जलाएंगे। एक तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अवशेष जलाने तक 100% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस, 20% पोटास, 60% सल्फर का नुकसान हुआ है। और जो भूमि की जो संरचना है उसमें जो है पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में स्थानांतरण नहीं हो पाते, ज्यादा जाने का जो है कारण उसकी निकासी नहीं हो पाती, जिससे भूमि कमजोर हो जाएगी, और भूमि में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका नुकसान हुआ है। फसल अवशेषों से मिलने वाले पोषक तत्व से जो आपकी माटी है वो वंचित रह जाएगी, और जमीन के जो ऊपरी स्तर पर जो मित्र कीट हैं और कीचुए हैं वो जलकर नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी माटी में बहुत नुकसान होगा। और मानव यानी मानस के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। अस्थमा और जो जैसे बीमारी के रोगी हैं उनमें इस तरह बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए और कईयों की तो मृत्यु तक भी हो जाए। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके कारण क्या होगा, आपकी आंखों में जलन होगी और आंखों की बीमारी होगी, चमड़ी के रोग बढ़ेंगे, और बहुत सी जगह देखें कि जो अवशेष जलाने से जो कैंसर तक की जो है बीमारी तक हुई है। एक बार फिर कह दिया कि जिन भाई ने इस प्रश्न का जवाब दिया उनके नाम फिर बता दिया कि उनका जवाब था बर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद को कहते हैं। ये मतलब 3 साथियों के मुख्य जो है संदेश आए थे। एक था हिंड छप्पर से सतपाल पंजेटा, गिल कॉलोनी से अनिल कुमार और गांव सारसा कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार। तो इनका जवाब एकदम सही था। इनने एक बार फिर शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे थे कि जो शेष जाने के नुकसान, तो अब पर्यावरण पर नुकसान करना, जो पर्यावरण है उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा, मौसम में जो है अनेक जो है परिवर्तन आएंगे। आप ये कहेंगे कि भाई खाली इस तरह रहेंगे, हर एक का योगदान है, चाहे वो कई का, चाहे फैक्ट्रियां का धुआं हो, चाहे गाड़ियों का धुआं हो, यातायात का धुआं हो, लेकिन फसल अवशेष का भी उसमें अपना एक स्थान है। हम ये नहीं खाली इसका स्थान है भाई इसके कारण, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।
और जब स्माग की अवस्था हो, जब धुआं हो जाए काफी, तो ऐसी स्थिति में सड़क पे दुर्घटनाएं होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। होती नहीं है, बहुत से लोग आप देखो, जिस तरह आप फसल अवशेष चलाना, मोटरसाइकिल पर है, उसकी आंखों में धुआं हो गया, वो गिर गया, आग की चपेट में आ गया, जल गया, मर गया, ऐसी भी मानव हानि बहुत है। और अब फसल अवशेष के गला गला खेत के किनारे जो पेड़ खड़े हैं उनमें भी आग लग जाए, वो भी नुकसान हो जाए। जो ओजोन परत है उसने नुकसान पहुंचे, और जो अधिक मात्रा में कार्बन ऑक्साइड जो है निकला है उससे भी पूरा पर्यावरण का नुकसान हुआ है। जो ग्रीन हाउस गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन से जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह के नुकसान है। अब रहे इनका, फिर हम करें कि तो भाई हमने करने की है, माटी में मिला दो और शेष भूमि की सतह पर रख लो, कृत्रिम खाद बना लो, इथेनॉल का जो है उत्पादन कर लो, या बायोगैस का उत्पादन कर लो, या जो है उन्हें पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर लो। तो इस तरह जो है आप इसका प्रयोग कर सकें। किसान वाणी के इस अंक के आज के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने की जारी की राम राम।